नमस्कार, शाम 7 बजे की खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। सूखे से निपटने के लिए राष्ट्रपति की पहल, 10,000 करोड़ का कल्याण कोष बनाने का सुझाव। कांग्रेस नेता अहमद पटेल के निजी विधेयक को पारित कराने की सिफारिश। पश्चिम बंगाल में चौथे दौर का प्रचार खत्म, 49 सीटों पर 345 उम्मीदवारों की किस्मत का सोमवार को फैसला। शांतिपूर्ण मतदान के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। संसद में गूंजेगा उत्तराखंड का मुद्दा। कांग्रेस का राज्यसभा में चर्चा और निंदा प्रस्ताव का नोटिस। बागी विधायकों के मुद्दे पर सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई। लोकसभा अध्यक्ष ने कल बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। सोमवार से संसद सत्र। और ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर भारत ने किए दस्तखत। 174 और देशों ने दी मंजूरी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विकसित और विकासशील देश मिलकर करेंगे काम। और अब खबरें सूखे और जल संकट की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एक निजी विधेयक पर विचार करने की सिफारिश की है। इस विधेयक में शुष्क, रेगिस्तानी और सूखा पीड़ित इलाकों के किसानों को राहत मुहैया कराने और 10,000 करोड़ रुपए के शुरुआती धन से कल्याण कोष बनाए जाने की बात कही गई है। राष्ट्रपति ने यह अनुशंसा ऐसे वक्त में की है जब देश में 10 से ज्यादा राज्य सूखे की चपेट में हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने दिसंबर 2014 में शुष्क एवं रेगिस्तानी क्षेत्र कल्याण और अन्य विशेष प्रावधान विधेयक 2014 राज्यसभा में पेश किया था। विधेयक अगर पारित होता है तो इसमें किए गए प्रावधानों में भारत की संचित निधि से खर्च करना होगा। इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि अनुमान है कि इस पर हर साल 20,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसके अलावा संचित निधि से 5,000 करोड़ रुपए का एक बार में खर्च भी हो सकता है। महाराष्ट्र के लातूर में पिछले 2 महीनों में अब तक गर्मी और लू से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि पुलिस के पहरे में पानी की आपूर्ति की जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आज कुछ भी नहीं है ना। पहले मिलता था खाना में, ये सब पूरा हो जाता था। अब कुछ नहीं मिल रहा। चारा नहीं जानवर को, ये नहीं है, पानी नहीं पीने को। 4-5 घंटे बैठना, घर में जाना, करना, सुबह से पानी का धड़ 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 करने का, पानी नहीं है पीने का। महाराष्ट्र के लातूर समेत ज्यादातर इलाकों में इन दिनों यही हाल है। पानी के लिए लोगों को हर रोज घंटों पसीना बहाना पड़ रहा है। समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि अब पानी पर भी पहरा लगा दिया गया है। राज्य में अब तक गर्मी से 45 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में वो मासूम बच्चे भी शामिल हैं जो पानी की तलाश में जिंदगी हार गए। There are almost 45 water deaths in last 2.5 months. So it means that a small kid of 5 years or 10 years daughter, they have gone for water fetching, and that's why they lost their lives in wells or below tanker. So everybody in Marathwada and especially in Latur, day and night, they are striving to collect water. सामाजिक कार्यकर्ता इस समस्या के लिए पानी माफिया को दोषी ठहराते हैं। Who loves the drought? It is always a mafia. Now water mafia. To tell you exactly, in Latur, the water market must be above 50 lakh per day. So there are tanker lobby, there is a bore well lobby,
And all these lobby, they are benefited when there is no governance at all. अब तक के सबसे भयंकर सूखे से जूझ रहे मराठवाड़ा के लातूर में विशेष ट्रेन से पानी पहुंचाया जा रहा है। ट्रेन से लाए गए पानी को जमा कर उन इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जहां पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस तरह से पूरा महाराष्ट्र इन दिनों गर्मी और सूखे की चपेट में है। औरंगाबाद मंडल के कमिश्नर डॉक्टर उमाकांत दांगट का मानना है कि मराठवाड़ा का मौजूदा भयावह सूखा जो संकट है ये जलवायु परिवर्तन की देन है। हमारे संवाददाता अरविंद कुमार सिंह ने उमाकांत दांगट से खास बातचीत की। सर, ये जो सूखा का संकट है वैसे तो हिंदुस्तान में 10 राज्यों में है, लेकिन जो मराठवाड़ा का इलाका है, बुंदेलखंड का इलाका है, ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। आप यहाँ के प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते जो मराठवाड़ा का जो औरंगाबाद मंडल है, इसमें किस तरह के प्रशासन की ओर से कोशिशें की जा रही हैं? मराठवाड़ा संभाग में पिछले 5 सालों से क्लाइमेट चेंज की वजह से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है, बात सही है। एंड बेसिकली दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। पिछले 5 साल में सिर्फ 1 साल ठीक रहा, 4 साल बारिश जो है यहाँ की वो एवरेज से बहुत कम हो गई है। अभी तो ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि सरफेस वाटर जो है वो ओनली 3% ही है और ग्राउंड वाटर भी दिन ब दिन नीचे जा रहा है। अभी इस परिस्थिति में राज्य सरकार की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे रिलीफ मेजर्स लिए जा रहे हैं। अभी हमारे संभाग में 8 जिले आते हैं और इन 8 जिलों में करीब 3000 टैंकर के माध्यम से हम लोगों को पानी का उपलब्धता बना के रखे हैं। राज्य सरकार ने रेलवे मंत्रालय से विचार विमर्श करके रेल से पानी का भी इंतज़ाम किया है। करीब 350 किलोमीटर मिरज सिटी है, वहाँ से अभी डेली रेल के माध्यम से करीब 25 लाख लीटर पानी आने की सुविधा हमने बना रखी है। अच्छा पॉलिसी डिसीजन लिया है और अन्न सुरक्षा का जो कवच है वो हर फार्मर के साथ जुड़ाने की कोशिश किए है और अंडर दिस फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम हमने हर फार्मर फैमिली में 2 रुपये किलो दर से गेहूँ और 3 रुपये किलो रेट पे चावल देने का भी इंतज़ाम किया है। अप्रैल महीने में ही जून जैसी गर्मी से लोग बेहाल हैं। ओडिशा में तापमान इतना ज़्यादा है कि सरकार ने लोगों को सुबह 11 बजे से 3 बजे तक घरों में ही रहने की सलाह दी है। राजधानी दिल्ली में भी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बारिश से लोगों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी गर्मी और लू से राहत नहीं मिलेगी। कहीं छतरी, कहीं गन्ने का रस तो कहीं नींबू पानी का सहारा। चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए लोग हर नुस्खा आजमा रहे हैं। ओडिशा के कई इलाकों में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग घर में रहने को मजबूर हैं। पानी के लिए तरस जाते हैं तो बीच बीच में रुकना पड़ता है, कहीं पे देखना पड़ता है कि होटल है जहाँ पे जूस पी सकते हैं, कुछ भी देखना पड़ रहा है। फिलहाल तो बहुत मुश्किल हो रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। कभी गुलजार रहने वाले वाराणसी के घाट गर्मी की वजह से सूने पड़े हैं। यहाँ सड़कों पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। रोड पे चलना इतना मुश्किल हो गया है। 42 डिग्री तापमान है और रोड पे देखिए आप कितनी सन्नाटे हैं, जबकि रोड पे बहुत भीड़ रहती है और इस टाइम देखिए रोड पे निकलना एकदम बहुत मुश्किल हो गया है। गर्मी में इंसान ही नहीं जानवर भी बेहाल हैं। भुवनेश्वर के नंदनकानन चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं नागपुर के चिड़ियाघर में पशु पक्षियों के लिए कूलर लगाए गए हैं।
चिड़ियाघर में जो पंछी है उनके लिए भी कूलर लगाए हैं और ऊपर से उनको नेट भी ग्रीन नेट जो है वो लगाई है। शेरों के लिए अपन ने वहाँ पे टैंक्स जो है पानी की टैंक्स लगाए हैं ताकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल रह सके। राजधानी दिल्ली का भी कुछ ऐसा ही हाल है। झुलसा देने वाली गर्मी से बचने के लिए लोग कहीं पेड़ की छांव का सहारा ले रहे हैं तो कुछ पानी का। दिल्ली में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया है। अप्रैल के महीने में मंथ में इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी की अब की बात पड़ी है। देश के कुछ राज्यों में अप्रैल में ही पारा 45 के पार पहुंच गया है। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है तो आंध्र और तेलंगाना में भी गर्मी उफान पर है। मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी और लू से राहत नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसद का आगामी सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने जहां उत्तराखंड मुद्दे को जोर शोर से उठाने के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया है, वहीं कई पार्टियां सूखे का मुद्दा भी उठाएंगी। सरकार ने कहा है कि वो सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में संसद के आगामी सत्र को सुचारू रूप से चलाने के तौर तरीकों पर विचार होगा। सर्वदलीय बैठक से पहले ही कांग्रेस ने राज्यसभा में नोटिस देकर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मुद्दे को जोर शोर से उठाने का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रश्नकाल स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दिया है। गुलाम नबी आजाद के अलावा सदन में कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने निंदा प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। दोनों ही नोटिस में केंद्र पर उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया गया है। सरकार ने सभी मुद्दों पर चर्चा की बात कही है, लेकिन उत्तराखंड पर सरकार भी आक्रामक दिख रही है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का आरोप है कि कांग्रेस कम से कम 88 बार राष्ट्रपति शासन लगा चुकी है, इसलिए उसे पुराने सवालों का जवाब देना होगा। जिन मुद्दों पे भी कांग्रेस चर्चा करना चाहती है, कोई और चर्चा करना चाहता है, हमारे मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन एक बात उन्हें समझ लेना चाहिए कि चर्चा होगी तो उनका बदनुमा इतिहास सामने आएगा और उस इतिहास का बदनुमा आईना उनको दिखाया जाएगा। विपक्षी दल सूखे की समस्या से आंख मूंदने का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर भी राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद समेत कई नेताओं ने नोटिस दिया है। सीपीआई ने तो सूखे पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी मांग की है। वहीं सरकार जीएसटी समेत सभी अटके बिलों को पारित कराने की कोशिश करेगी। सत्र 13 मई तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल के वकील कपिल सिब्बल ने इन विधायकों की याचिका खारिज करने की मांग की। स्पीकर की दलील थी कि विधानसभा से इन विधायकों को अयोग्य ठहराया जा चुका है। बागियों ने अयोग्य ठहराए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज की सुनवाई में बागी विधायकों के वकील मौजूद नहीं थे। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। बागी विधायकों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी थी। It is most unfortunate that today, when the date was fixed with the consent of both parties, that the petitioners' counsel did not land up. In fact, yesterday they made a plea to the Supreme Court while the matter was being heard that this matter of disqualification should be transferred to the Supreme Court, which is shocking because the matter was fixed for hearing today. और इस वक्त हमारे साथ स्थानीय पत्रकार सुभाष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, बागी विधायकों के वकील तो आज नहीं पेश हुए, लेकिन फिर भी क्या कुछ कहा गया है कपिल सिब्बल की ओर से और स्पीकर गुंजवाल के जो वकील हैं उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया आज? जी, इन्होंने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। इनका ये कहना था कि याचिका उन्होंने दी है, हम उस पर अपने तर्क रखने के लिए पहुंचे, तो याचिका देने वाला होने के नाते उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था, इसलिए उन्हें अतिरिक्त टाइम नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरी तरफ बागी विधायकों की तरफ से हाई कोर्ट को ये रिक्वेस्ट की गई कि आज उनकी तैयारी पूरी नहीं है, उन्हें कुछ समय और दिया जाए। बहरहाल इन कपिल सिब्बल जी को सुनने के बाद, स्पीकर का पक्ष सुनने के बाद हाई कोर्ट ने इन्हें सोमवार तक का समय दिया है। सोमवार को सुनवाई होगी और बागी विधायकों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा। और इस बीच क्या कुछ सरगर्मियां चल रही हैं उत्तराखंड में सरकार गठन को लेकर? गाय बगाए हम ये सुन रहे हैं कि बीजेपी तैयारी कर रही है अपनी ओर से, उधर कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास तो पहले से बहुमत है। किस तरह की सरगर्मियां फिलहाल चल रही हैं? दीपक जी, उत्तराखंड में बारिश से
भले ही मौसम का तापमान गिर गया हो, लेकिन सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीजेपी की बिल्कुल पूरी तैयारी है, बीजेपी के पक्के दावे हैं, तो बीजेपी की तरफ से पक्के कहे जाएंगे जो कि वे सरकार बना लेंगे और उन्हें बहुमत हासिल है। बिल्कुल ऐसा ही दावा हरीश रावत का है। उनका कहना कि हमने बहुमत खोया ही नहीं, हमारे पास बहुमत है। इस बीच आज एक और घटना ये हुई कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट पार्टी के नेताओं और कुछ विधायकों के साथ राज्यपाल से मिले। उन्होंने राज्यपाल से कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय की प्रति बाहर आने से पहले, प्रति निर्गत होने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उनके मंत्रियों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के रूप में काम किया, सरकारी सुविधाओं, सरकारी कार्यालयों का दुरुपयोग किया। इसे उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 357(2) का उल्लंघन बताया और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसके जवाब में हरीश रावत ने भी हमला बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दल बदल के विरोध में 25 अप्रैल को हरिद्वार में पदयात्रा करने की घोषणा कर दी और उनका ये कहना है कि हाईकोर्ट के जो भी फैसले होते हैं वो खुली कोर्ट में सुनाए गए थे, इसलिए वो उसी वक्त से लागू हो गए और उन्होंने कैबिनेट वगैरह बुलाकर जो निर्णय लिए वो अपने कर्तव्य का पालन किया है। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिला के अपने अपने इंटरप्रिटेशन है तमाम सियासी दलों के, लेकिन मामला फिलहाल अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 27 तारीख तक स्टे लगाया गया है राष्ट्रपति शासन पर। इसके बाद की जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ निकल कर आता है ये फिलहाल देखना होगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। अंडमान निकोबार की एक आदिम जनजाति जो बन गई है आधुनिक समाज का हिस्सा, जिनकी कई पीढ़ियां रहती हैं एक साथ। बदलाव की ये कहानी देखिए अंडमान के आदिवासी निकोबार जनजाति, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे दौर का प्रचार का शोर आज थम गया है। इस चरण में 49 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। इस दौर में कुल 345 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि मतदान शांतिपूर्ण रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करेंगे। पश्चिम बंगाल में अब चौथे दौर की बारी है। इस दौर में 49 सीटों पर मतदान होना है। इस दौर में कुल 1,08,16,942 वोटरों को वोट डालने का अधिकार है। इनमें से 55,74,190 पुरुष और 52,24,395 महिला वोटर हैं। 18,245 सर्विस मतदाता हैं, जबकि 112 अन्य श्रेणी के मतदाता भी अपना वोट डाल सकते हैं। इस दौर में कुल 345 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है, जिनमें से 40 महिला उम्मीदवार हैं। इनमें तृणमूल कांग्रेस के 49, कांग्रेस के 12, सीपीएम के 24, बीजेपी के 49 उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे ज्यादा 15 उम्मीदवार हावड़ा उत्तर विधानसभा सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 4 उम्मीदवार दमदम हारोआ, मीना खान, बशीरहाट उत्तर और माध्यम ग्राम विधानसभा सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग ने इस दौर में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की है। इस दौर के मतदाता 12,481 पोलिंग स्टेशनों पर अपना वोट डाल पाएंगे। आयोग ने 14,353 ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की है। इस बार 680 मशीनों में वीवीपीएटी की सुविधा भी मतदाताओं को मिलेगी। प्रशासन और तृणमूल कांग्रेस के बीच सांठ-गांठ के विपक्ष के आरोपों को देखते हुए चुनाव आयोग सतर्कता बरत रहा है। आयोग ने चौथे दौर के मतदान से 3 दिन पहले दक्षिण 24 परगना के डीएम पीबी सलीम और एसपी तन्मय चौधरी को हटा दिया है। सलीम की जगह अवनिंद्र सिंह को डीएम का कार्यभार दिया गया है, जबकि तन्मय रॉय चौधरी की जगह ई अनप्पा को जिले का एसपी बनाया गया है। आयोग ने इनके अलावा भी कई अधिकारियों का तबादला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। डीएम के प्रमुख एम करुणानिधि ने आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। उन्होंने चेन्नई में एक बड़ी रैली की और सत्ताधारी एआईएडीएमके पर कई आरोप लगाए। करुणानिधि ने कहा कि जब राज्य के लोग बाढ़ से पीड़ित थे तो राज्य सरकार से उनको कोई मदद नहीं मिली। करुणानिधि ने कहा कि डीएमके ने हमेशा लोगों के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाई हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके ने कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ गठबंधन किया है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वो बीजेपी के खिलाफ व्यापक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पटना में औपचारिक रूप से जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने ये बात कही। नीतीश ने कहा कि विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करना कोई अपराध नहीं है। इसके लिए विपक्षी पार्टियों को कुछ समझौते करने पड़ेंगे। नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला बाद में होगा। पटना में जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में करीब 1000 प्रतिनिधियों ने उनके अध्यक्ष बनने पर मुहर लगाई। नीतीश को 10 अप्रैल को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया था। इससे पहले शरद यादव पार्टी की अगुवाई कर रहे थे। और जो भी मेरी क्षमता है उसके अनुरूप पार्टी संगठन को चलाने की कोशिश करूंगा और सबके सहयोग से संगठन और मजबूत बने, इसका विस्तार हो, इसके लिए वक्त भी देने की कोशिश करूंगा। पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में आज फिर हुए भूस्खलन में 2 लोग मारे गए हैं। राज्य में भूस्खलन से मरने वालों की तादाद बढ़कर 19 हो गई है। कल हुए भूस्खलन में मरने वालों की ज़्यादातर मजदूर हैं, इनमें से जो पड़ोसी राज्यों से यहाँ काम करने आए थे। भूस्खलन से इलाके की रिहायशी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। भारी बारिश की वजह से राहत और बचाव काम में अड़चनें पड़ रही हैं। बारिश की वजह से टेलीफोन सेवाएं और बिजली आपूर्ति भी बाधित है। बचाव कार्य में तेजी के लिए एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। तवांग के अलावा अंजाव, चांगलांग, पूर्वी सियांग और निचले सुबानसिरी जिले में भी भूस्खलन और बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित होने की लोगों की खबर मिली है। मुख्यमंत्री कलिखो पुल ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पीड़ित इलाकों का दौरा कर ताज़ा हालात का जायजा लिया। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात भी की। इस बार ऑड इवन से प्रदूषण कितना घटेगा, इसे लेकर दिल्ली सरकार भी ज्यादा आश्वस्त नहीं है। गर्मी के साथ दूसरी वजहों ने इस बार की जो ट्रैफिक ने इस नियम में खलल डाल दिया है। क्या ऑड इवन का दूसरा चरण विफल हो रहा है? दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय के बयानों से कुछ यही आभास हो रहा है। सरकार का मानना है कि गर्मी की वजह से इस बार ट्रैफिक ज्यादा है। लोग निजी वाहनों के साथ टैक्सियों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जनवरी में सर्दी और स्कूल बंद होने से ट्रैफिक कम था। पिछली बार जो गर्मी ठंडक का मौसम था तो लोग पैदल भी चले जाते थे। लोगों ने नॉन एसी बस भी यूज कर लिया, ऑटो में भी बैठ गए, बाइक पे भी बैठ के चले गए। बट इस बार जो अभी जून की गर्मी है अप्रैल के महीने में, तो ये जो हीट है, जो टेम्परेचर है, इसका भी इफेक्ट पड़ रहा है उस साइकोलॉजी पर। हालांकि दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 74 में से 55 जगहों पर PM 2.5 का स्तर 60 से नीचे रहा, यानी प्रदूषण कम हुआ है। लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि ऑड इवन से प्रदूषण में गिरावट नहीं आई है। जानकारों का भी मानना है कि कारों पर अंकुश लगाने भर से प्रदूषण नहीं घटने वाला। इसमें पॉल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। जिन जगहों पे ज़्यादा पॉल्यूशन था वो आज भी है, ऑड इवन के रहने के बावजूद भी। ऑड इवन को लेकर जनता की राय भी बटी है। कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ ट्रैफिक में कमी आई है, तो कुछ इसे प्रदूषण घटाने वाला भी मान रहे हैं। पोल्यूशन में तो मेरे को कोई ज़्यादा फर्क मुझे लगता नहीं है। हो सकता है क्योंकि गर्मियाँ हैं इसलिए, लेकिन ट्रैफिक में हाँ ज़रूर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इतनी भीड़ नज़र नहीं आती है सड़कों में। पोल्यूशन में तो कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क पड़ा है थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है। जो पहले आधा 1 घंटे में पहुंचते थे, अब 15-20 मिनट में पहुंच जाते हैं। दिल्ली में 30 अप्रैल तक ऑड इवन का दूसरा चरण चलना है। ऑड इवन पार्ट 2 में ट्रैफिक से निजात तो ज़रूर मिली है, लेकिन प्रदूषण की समस्या जस की तस बनी हुई है। वाकई सरकार प्रदूषण को लेकर गंभीर है तो उसे पॉल्यूशन की जड़ तक पहुंचना होगा। अनु दीवान के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पेरिस जलवायु समझौते की विश्व पृथ्वी दिवस के मौके पर भारत समेत 175 देशों ने संयुक्त राष्ट्र में ऐतिहासिक पेरिस जलवायु समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए तमाम विकसित और विकासशील देश मिलकर काम करेंगे। एक दिन में किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर इतने सारे देशों के एक साथ हस्ताक्षर करने का ये नया रिकॉर्ड है।
भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा कि इस समझौते से गैस उत्सर्जन में कटौती पर देशों की गंभीरता की परख होगी। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने कहा कि यह ऐतिहासिक पल है और हम बेहतर भविष्य के लिए ये समझौता कर रहे हैं। We are in a race against time. I urge all countries to move quickly to join the agreement at the national level so that the Paris Agreement can enter into force as early as possible. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन समझौते के लागू होने के लिए कम से कम 55 देशों को अपने यहाँ इस समझौते को मंजूरी देनी होगी। इन देशों का वैश्विक उत्सर्जन कम से कम 55% होना जरूरी है। इसके बाद 30 दिन में ये समझौता लागू हो जाएगा। Looks forward to formally joining this agreement this year, and we call on all of our international partners to do so. इससे पहले 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में भारत समेत 195 देश जलवायु परिवर्तन के खिलाफ साझा लड़ाई के लिए सहमत हुए थे। तब दुनिया भर के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब देश और दुनिया की कुछ और खबरों पर नजर। चुनाव आयोग ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 18 अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें 4 आईएएस और 5 आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। आयोग ने यह कदम राजनीतिक दलों की शिकायत के बाद उठाया है। भूमाता ब्रिगेड की सदस्यों ने 28 अप्रैल को मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह जाने का ऐलान किया है। महिलाओं के हाजी अली की मजार पर छूने पर रोक है। हाल ही में महिलाओं को महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा की इजाजत मिली। पंजाब के मुख्तसर रेप मामले में आरोपी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पिछले महीने की 25 तारीख को एक सीसीटीवी में महिला के अपहरण की घटना रिकॉर्ड हुई थी, जिसके बाद पुलिस उसकी गिरफ्तारी की कोशिशें कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का ये 19वां संस्करण होगा। सलमान खान को रियो ओलंपिक 2016 के लिए भारत की तरफ से गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। दिल्ली में इसका ऐलान किया गया। ऐसा पहली बार है जब किसी बॉलीवुड अभिनेता को खेलों के लिए गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड पर 2014 में सीरीज को बीच में ही छोड़ने पर लगाया $4 करोड़ 20 लाख का जुर्माना माफ करने का ऐलान किया है। बीसीसीआई के अध्यक्ष शशांक ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सीरीज के बचे हुए मुकाबले अगले साल खेले जाएंगे। अमेरिका के ओहियो में शनिवार को एक ही परिवार के 8 सदस्यों की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक रात को सोते समय इन लोगों पर हमला किया गया, जिसके बाद 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि 6 महीने के एक नवजात के अलावा 2 और बच्चों को बचा लिया गया। बांग्लादेश में शनिवार को राजशाही यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की हत्या का मामला सामने आया है। प्रोफेसर रियाजुल करीम सिद्दीकी की यूनिवर्सिटी से घर जाते वक्त हत्या कर दी गई। पुलिस ने इसे आतंकी कार्रवाई बताया है। बांग्लादेश में हाल ही में चरमपंथ के खिलाफ लिखने वालों की हत्या के कई मामले सामने आए हैं। अमेरिका ईरान से 32 मीट्रिक टन पानी खरीदेगा, जिसका इस्तेमाल रिसर्च और दूसरे कामों के लिए किया जाएगा। यह करार पिछले साल हुए ईरान परमाणु समझौते के तहत हुआ है, जिसमें $86 लाख खर्च हुए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।